सर दोस्तों, मैं हूं निरंजन यादव सर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने तीसरे वीडियो में। इसके पहले अगर आप SCERT का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके इसी चैनल पर देख लें। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके सेव किया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अध्याय 3 है, क्लास 7 की पॉलिटी का बुक है और चैप्टर का नाम है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। चैप्टर का नाम है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं और रीड करने के बाद जो भी इसमें फैक्ट होगा उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या बोलता है? बोलता है कि शिक्षा, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए लोगों की अपेक्षा होती है कि उसके द्वारा चुनी हुई सरकार इसे पूरा करे। यानी कि जो सरकार से हम अपेक्षा करते हैं वो इसमें बताया जा रहा है। इस अध्याय में हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि यह सरकार के काम से कैसे जुड़ी हुई है। हमारे शिक्षा जीवन के विकास के लिए ज़रूरी है, अर्थात वह दुनिया का कहता है कि शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए ज़रूरी है, अर्थात वह दुनिया को समझने का मौका देती है। और शिक्षा क्या क्या करती है? तो दुनिया को समझने का मौका हमें शिक्षा देती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। शिक्षा इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ पाएँ, समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल कर बातचीत कर सके और उसका समाधान निकाल सके। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपना बचाव करने, बैंक से ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने में ज़्यादा समर्थ होते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं आधुनिक समाज के निर्माण में सफलतापूर्वक भागीदारी करने में सक्षम महसूस करते हैं। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि शिक्षा का क्या महत्व है। अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा से आपको समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी और समाज के लोगों के साथ में किसी भी समस्याओं का समाधान आप मिलजुल करके कर सकते हैं। शिक्षा से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती है। और शिक्षा, जिस आदमी के द्वारा शिक्षा की प्राप्ति हमेशा किया जाता है वो आदमी काफ़ी समृद्ध होता है। अब बिहार में शिक्षा की स्थिति की बात करेंगे। बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय संकल्प लिया गया भारतीय लोगों के द्वारा कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। आज 75 वर्ष बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आइए अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें। एक दृष्टि से हम नीचे की तालिका पर डालते हैं एक दृष्टि जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। साक्षरता दर यह बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साक्षरता दर क्या बतलाती है तो आपको आंसर देना है कि साक्षरता दर बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग जो हैं साक्षर हैं, यानी लिटरेट हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। यानी वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ सरल वाक्यों को पढ़कर समझ सकते हैं। अब है बिहार की साक्षरता दर की जनगणना 2011 के अनुसार। साक्षरता दर, तो कुल साक्षरता दर अगर बिहार में देखें 2011 के जनगणना के अनुसार तो 68.80% है। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो 71.20% है। महिला साक्षरता दर की बात की जाए 51.50% है। अनुसूचित जाति साक्षरता दर की बात की जाए तो 48.65% है। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो 51.08% है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो इसको शॉर्ट में SC बोला जाता है, अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की तो जनजाति जहाँ पे लग गया ST, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल
ट्राइबल पीपल को एसटी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है कि भारत में कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर अगर बात करें तो 71.20% है। महिला साक्षरता दर की बात करें 51.50% है। और अनुसूचित जाति की अगर बात करें यानी एससी की बात करें, उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या की बात करें तो 48.65% है। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात किया जाए तो उसमें साक्षरता दर 51.08% है। इस तालिका को देखने से यह पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति में पूर्व की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। अब यहाँ पे एक तालिका दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है, उसमें निरक्षरों की संख्या यानी इलिटरेट पीपल का प्रतिशत बताया गया है जो 38.2% है और साक्षर लोग 61.80% है। साक्षर और निरक्षरों का प्रतिशत यहाँ पे बताया गया है। तो इस तालिका के अनुसार क्या बोला कि जनगणना 2001 के अनुसार जहाँ साक्षरता दर आधी से भी कम थी, वहाँ 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता दर 61.8% हो गया है। यानी कि 2001 की अपेक्षा 2011 में साक्षरता दर बढ़ी है। इसके साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ है। 2001 के आंकड़ों में जहां 28% से 33% ही साक्षर थे, वहीं 2011 के आंकड़ों में इनका साक्षरता दर 48% से 52% के बीच हो गई है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2001 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2001 में 28% से 33% लोग ही साक्षर थे, वहीं 2011 के आंकड़ा अगर बात किया जाए तो 48% से 52% के बीच हो गया, यानी इनकी संख्या बढ़ी। अब आगे बोलते हैं कि हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। यानी अब लोगों को साक्षर बनाने के लिए सरकार भी कई प्रयास कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं। और जैसे लड़कियों की शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट की शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, और शेड्यूल ट्राइब है जो काफ़ी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और रिमोट सेंसिंग एरिया में जो बसे हुए लोग हैं उनकी शिक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण जो लिटरेसी रेट है इंडिया में और बिहार में उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आज भी कुछ बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए एक सर्वे करते हैं। तो एक सर्वे किया जा रहा है कि चलिए सभी जगह पे स्कूल हो गया, सभी जगह पे सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, और तो और बच्चों को किसी तरीके से स्कूलों में उपस्थित करवाया जाए, उसके लिए मध्याह्न भोजन की भी शुरुआत की गई है, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इन कारणों को जानना है तो बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे, तो यहाँ पे बता रहा है कि बच्चों ने अपने ही बीच में कुछ सर्वे किया। ये सर्वे क्या है? तो 4 बच्चों की टोली बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों पर कम से कम 3 बच्चों से बात करना है। 4 बच्चों की टोली बनाना है। इन बच्चों की परिस्थिति अलग अलग है, यह पता करने की कोशिश करें कि किन कारणों के चलते ये बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। यानी 4 बच्चों की टोली बनाना है और फिर पूछना है कि आखिर जो बच्चे गांव के जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके स्कूल नहीं जाने का कारण क्या है, ये पूछना है। चलिए आगे देखते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार की भूमिका की बात करते हैं। शिक्षा में सरकार कैसे हमारी मदद करती है या फिर सरकार का क्या रोल है? तो शिक्षा प्राप्त करना हम सबका हक है, यानी शिक्षा प्राप्त करना हम सभी का हक है। सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को पूरा करने के लिए सरकार ने 2009 ईस्वी में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को कानूनी स्वरूप दिया, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध न हो तो वह न्यायालय का सहारा ले। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी है। इस हेतु कई योजनाओं शुरू की गई जिसके तहत यह लक्ष्य पूरा हो सके। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे देखेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण क्या है जरा देख लेते हैं। कहते हैं कि अनुप्रिया, अंतरा, शालिनी और सवाना, यहाँ पे 4 लड़कियों के नाम लिखा गया है। अनुप्रिया है, अंतरा है, शालिनी है और सवाना है। मध्य विद्यालय नगदहा में 8वीं वर्ग की छात्राएं हैं। यह विद्यालय उनके घर के काफ़ी नज़दीक है, इस कारण विद्यालय आने जाने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होता है। यानी इन 4 लड़कियों को, जिनका नाम अनुप्रिया है, अंतरा है और शालिनी है और सवाना है, उनको स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इनका जो स्कूल है इनके घर से काफ़ी नज़दीक है। इस कारण विद्यालय आने जाने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। पर इस बात
पर एक बात उनके मन को हमेशा कचोटती है। क्या कचोटती है भाई? कि शायद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उच्च विद्यालय की दूरी गांव के लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव की अधिकतर लड़कियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती है। यानी कि ये जो चारों लड़कियां हैं, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, जिसका नाम लिया गया अनुप्रिया, अंतरा, शालिनी और शबाना, ये कक्षा 8वीं तक तो अपने गांव में पढ़ लेगी, लेकिन अब इसके सामने चुनौती आ गई है कि जब उच्च विद्यालय में जाएगी तो कहाँ जाएगी, क्योंकि जो उच्च विद्यालय है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि लड़कियों को जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा असंभव है। कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके माता पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। जैसा कि लड़कियां अगर कहीं पे जाती है तो उसके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चिंता लगा हुआ रहता है सुरक्षा को लेकर के। तो एक दिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। तो बहुत अच्छा बात हुआ, नीतीश जी शुरू किए थे साइकिल देने की योजना। तो अगर हम बात करें कि बिहार सरकार साइकिल कब से देना शुरू किया बिहार की लड़कियों को, तो बिहार सरकार ने साइकिल वितरण योजना की शुरुआत 2006 में की थी। बिहार सरकार ने 9वीं क्लास की छात्राओं को साइकिल वितरण योजना की शुरुआत कब की थी? 2006 ईस्वी में की थी। अब देखिए, कहता है कि कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके माता पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। एक दिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब इस गाँव की सभी लड़कियाँ आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। अब सभी लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद सबके माता पिता ने अपना लड़कियों का नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय प्रधान ने कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के बीच साइकिल वितरित करवा दी, और साइकिल पाकर ये लड़कियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखती हैं एवं समूह में विद्यालय जाती हैं। यानी बिहार में साइकिल वितरण योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 2006 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, बिहार में साइकिल वितरण योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में। अब यहाँ आगे कहता है कि सुमित सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। एक लड़का है जिसका नाम है सुमित, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और कक्षा 5 में पढ़ता है। वो हमेशा खुश दिखता है, बहुत खुश रहता है बेचारा, पर इन दिनों चिंतित रहता है। क्या बात हुआ भाई कि आज चिंतित है? उसकी चिंता का मुख्य कारण किताबों का समय पर नहीं मिलना है। गजब है, यानी कि बच्चा 5 में पढ़ने वाला है, नाम सुमित है, लेकिन उसको समय से बुक नहीं मिल रहा है, उसकी पुस्तक नहीं बिकती, इसलिए चाहकर भी वह अपनी पुस्तक बाजार से खरीद नहीं पाया। सरकार की यह योजना है कि कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाएगी, ताकि सभी वर्गों के बच्चे विद्यालय जा पाएँ। 5वीं कक्षा में आए सुमित को 3 माह हो गए। अब तक उसे यह चिंता भी सता रही है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में वह क्या लिखेगा। प्रधानाध्यापक से कहने पर वह स्थिति की जानकारी लेते हैं एवं माह में पुस्तक विद्यालय में पहुंच जाएगी ऐसा आश्वासन देते हैं। यानी प्रधानाध्यापक कहते हैं कि 1 माह में जो पुस्तक है वो विद्यालय में पहुंच जाएगी, ऐसा उस बच्चे को आश्वासन दिया जाता है। अब एक नज़र शिक्षा के बाल अधिकार पर जरा डालते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनेगा, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। शिक्षा का अधिकार, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RTE, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। यानी शिक्षा का अधिकार जो भारत में लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और नहीं निष्कासित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा। यानी आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए RTE एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था, पूरे देश में लागू हो गया था। और RTE के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था और निःशुल्क कर दिया गया था। अब आगे की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है। अब शिक्षा के क्षेत्र में तो हम देख लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, जरा इसको देखते हैं। तो जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी है, संतुलित आहार की कमी है, दवाइयों की कमी है, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, डॉक्टर की कमी है।
आदि अनेक समस्याएं हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई आदमी इमरजेंसी में चला जाता है तो इमरजेंसी में उसका सही से इलाज नहीं हो पाता है। इसका मतलब जो अस्पताल प्रशासन है या फिर जो अस्पताल की विधि व्यवस्था है वो ठीक से संचालित नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संचालन में लूप होल्स है। हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारा देश का संविधान कहता है कि सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे कि गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थी, यानी 2005 की बात की जा रही है। तो 2005 में कहा गया कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थी, यानी एक स्वास्थ्य केंद्र पर यानी एक हॉस्पिटल पर 39 रोगी थे। वह 2010 में बढ़कर 4000 रोगी प्रति माह हो गई, यानी एक महीने में पहले 39 रोगी जाता था, वहीं 2010 में बढ़कर 4000 हो गया। एकदम बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। अब स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। बोलता है कि शिशु मृत्यु दर बच्चों के स्वास्थ्य व विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म है SRS, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको बोलेंगे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS का फुल फॉर्म होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब यहाँ पे क्या कहता है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक 1000 बच्चा पैदा होने वाले बच्चों में से 28 बच्चों की मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाती है। यानी कि 2020 के SRS के सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 28 बच्चों की मृत्यु 1 साल के अंदर में ही हो जाती है। यानी जब 1000 बच्चा पैदा होता है तो 28 बच्चा ऐसा होता है जो 1 साल के अंदर में ही मर जाता है। पूर्व की तुलना में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है जो हमारे सुधरते स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर इंगित करते हैं, परंतु अभी हम सतत विकास के शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। यानी सतत विकास, अब यहाँ पे एक टर्म आता है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास एक ज्योग्राफिकल टर्म है। सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है संसाधन का हम इस तरीके से उपयोग करें कि हम तो उसका उपयोग कर ही लें, हमारा आने वाला पीढ़ी भी उसको उपयोग कर सके। यानी संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं तो संसाधन हमारे लिए काम आ जाता है और फिर भविष्य के लिए भी वो रह जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, सतत विकास बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि परंतु अभी भी हम सतत विकास के शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं, जिसके अंतर्गत 2030 तक हमें शिशु मृत्यु दर को कम करते हुए 12 प्रति 1000 जन्मे बच्चों तक लाना है। यानी सरकार प्रयासरत है कि पहले 1000 बच्चा पैदा होता था तो साल भर में 28 बच्चा मर जाता था, और 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि अगर 1000 बच्चा जन्म ले रहा है तो मुश्किल से 12 बच्चा मरे, यानी 28 बच्चों की जो संख्या है उसमें कमी आए और फिर धीरे धीरे उसको 0 पर ले लाया जाए। फिर यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हमारे देश में औरतों को सबसे ज़्यादा खतरा बच्चे को जन्म देने के समय होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे एक मदर और एक चाइल्ड का फोटो भी दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है एवरीवन वी वांट चिल्ड्रेन टू हैव द हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन दे नीड टू लिव। तो बच्चों को जीने के लिए ये क्या बोला गया है कि हम लोग चाहते हैं बच्चों के लिए कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसको अच्छा पोषण मिले, क्योंकि उसके जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे देश में औरतों को सबसे ज़्यादा खतरा बच्चे को जन्म देने के समय होता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 से 20 के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 1 लाख औरतों में से 97 औरतों की बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुखद है कि 1 लाख औरत जो है जिनकी डिलीवरी हो रही होती है उनमें से 97 जो औरत होती हैं वो बच्चे को जन्म देते समय ही दम तोड़ देती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 100 प्रति लाख से कम की मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही हम सतत विकास के मातृ मृत्यु दर से के 70% लाख से कम के लक्ष्य को प्राप्त करने के सही मार्ग पर है। अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म देता है जिसको बोला गया है NHP। तो NHP का फुल फॉर्म होता है
नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP। चलिए आगे की बात करते हैं। अब समाप्ति हो गया है। तो बोलता है समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजनाएं बनाने और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू कराने में सरकार और समाज दोनों की साझी पहल आवश्यक है। यानी अगर आप किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना चाहते हैं तो इसमें सरकार का तो भूमिका होना ही चाहिए, साथ साथ में जो देश के जनता है, देश के लोग हैं, उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो ये केवल सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है, ये उन देश के लोगों की भी जिम्मेवारी है ताकि वो सरकार के साथ अपना तालमेल बैठा करके चले। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि हम डेली के डेली वीडियो के अंत में NCERT का एक टॉपिक, जो NCERT सार संग्रह है, उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पे लेंगे। यानी 2 से 3 वीडियो में उसको बार बार रिवाइज किया जाएगा और फिर उसको हम लोग इसको 5 मिनट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए उस स्लॉट को यहाँ पे लाते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। तो आज का अपना विषय है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। टॉपिक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, यानी 7 शेड्यूल में कौन कौन से विषय आते हैं उसका पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। इसको ध्यान से हम बार बार इसको रिपीट करेंगे, आप सुनिएगा और संभव हो तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेली इसको एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से SCERT भी अपना कंप्लीट होते जाएगा और NCERT भी कंप्लीट होते जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। अगर आपसे पूछेगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, जनसंख्या का नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग जिसको बोलते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में हम जानते हैं। फैमिली प्लानिंग होता क्या है, तो हम अपने शादी विवाह से पहले अगर हम प्लान बना लेते हैं कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो इसी प्रक्रिया को हम फैमिली प्लानिंग बोल सकते हैं। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आती है। अब आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए जनसंख्या नियंत्रण किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची। परिवार नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची। आपराधिक मामले जितना भी क्रिमिनल इशू है सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें कि शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। शिक्षा प्रारंभ में राज सूची का विषय था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षा पहले जो था वो राज सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। यानी शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको स्थानांतरित करके समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। पहले जो शिक्षा था वो राज सूची के अंतर्गत आता था। अब आगे की हम बात करें तो बोलता है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार, भूमि सुधार राज सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो रेलवे पुलिस जिसको GRP बोलते हैं राज सूची का विषय है। रेलवे पुलिस जो है राज सूची का विषय है। ऐसे रेलवे जो है केंद्र सूची का विषय है। रेलवे जो है केंद्र सूची का विषय है, लेकिन GRP यानी रेलवे पुलिस जो है वो राज सूची का विषय है। इसको याद रखिएगा। रेलवे हमेशा देगा केंद्र सूची का विषय यानी संघ सूची का विषय, लेकिन वहीं जो आपका रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय होगा। तो इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो राज्य सूची, यानी जो खेती गृहस्थी होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। जैसे मान लिया जाए विवाह हो गया, विवाह विच्छेद जिसको डिवोर्स बोलते हैं, और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, तो सूची 3 समवर्ती सूची में। तो क्वेश्चन रहेगा कि बताइए विवाह किस सूची का विषय है, तो विवाह जो है समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स जो है किस सूची का विषय है, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है।
किसी बच्चे को अगर गोद लेना है तो ये किस सूची का विषय है, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सारे सूचियों के लिस्ट देखेंगे, जो देखिए तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे बोलता है संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो पहला हो गया प्रतिरक्षा, दूसरा विदेशी मामले, तीसरा नागरिकता, चौथा संचार डाक वतार, पांचवा निगम कर सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे। देखिए रेलवे है वो संघ सूची में है, मुद्रा जो है रिजर्व बैंक, ये सब संघ सूची में आता है। समुद्री व हवाई जहाज मार्ग, ये भी आता है संघ सूची में। फिर है विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, ये भी किस सूची का विषय है, संघ सूची का। लॉटरी जो हम लोग लगाते हैं वो भी संघ सूची का विषय है। इनकम टैक्स जो कृषि से अलग हो वो भी संघ सूची का है। जनगणना संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, तो ये भी है जो संघ सूची का विषय है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित सब राज्य सूची में आता है। कारागार जिसको जेल बोलते हैं वो भी राज्य सूची में आता है। भूमि जो है राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था वो भी राज्य सूची में है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची में है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में है। बाजार और मेला लगता है वो भी राज्य सूची में है। सट्टा और जुआ ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची के अंतर्गत। पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया कि दंड विधि प्रक्रिया विधि आता है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, अगर आपको विवाह करना है या फिर डाइवोर्स लेना है तो ये सब किस सूची का विषय हो गया, समवर्ती सूची का विषय हो गया। कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं। कारखाने और मजदूर संघ जो है सब समवर्ती सूची का विषय है। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची का विषय है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण सब ए समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत समवर्ती सूची, बाट माप समवर्ती सूची, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची, समाचार पत्र और पुस्तकें ये भी समवर्ती सूची का विषय है। और मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद ये भी समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकार समवर्ती सूची का विषय है। विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्तियाँ समवर्ती सूची का विषय है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। जन्म मरण पंजीकरण यानी जन्म और मरण का जो प्रमाण पत्र बनता है यानी रजिस्ट्रेशन होता है वो भी समवर्ती सूची का विषय है। नीचे में दिया गया है वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, लेकिन 100 विषय हो गया है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गया है और राज्य सूची में 61 विषय हो गया है और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 98 विषय हो गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिश करूँगा कि आगे आपके सजेशन के अनुसार कार्य किया जाए। इस वीडियो को बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।